अध्याय 35 पर्दे के पार। उनके चारों तरफ काली आकृतियां प्रकट हो गई थी। उन्होंने हर तरफ से उनका रास्ता रोक लिया था। आकृतियों के नकाबों के छेद में से आंखें चमक रही थी। एक दर्जन छड़ियां प्रकाशित थी और सीधे उनके सीने की तरफ तनी हुई थी, जिन्हें दहशत की सांस खींची। ओह, लाओ मुझे दे दो पॉटर। लूसियस मेल्फॉय की धीमी आवाज आई और उसने अपनी हथेली खोलकर हैरी की तरफ बढ़ा दी। हैरी का दिल डूब गया। वे फंस चुके थे और हमलावरों की संख्या उनसे दो गुनी थी। मेल्फॉय ने एक बार फिर कहा, यह मुझे दे दो। हैरी ने पूछा, सीरियस कहाँ है? कई प्राणपक्षी हंस पड़े। हैरी की बाईं तरफ की अंधेरी आकृतियों के बीच से किसी औरत की तीखी आवाज आई, जो विजयी अंदाज में बोली, शैतानी शहंशाह हमेशा जानते थे। हमेशा, मेल्फॉय ने धीरे से दोहराया। अब भविष्यवाणी मुझे दे दो पॉटर। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सीरियस कहाँ है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सीरियस कहाँ है। बाई तरफ खड़ी औरत ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। वह और उसके साथी प्राणपक्षी अब इतने करीब आ चुके थे कि उनके और हैरी के साथियों के बीच में सिर्फ कुछ फुट की ही दूरी रह गई थी। उनकी छड़ियों की रोशनी से हैरी की आंखें चौंधिया रही थीं। 97 नंबर की लाइन में आने के बाद जिस भयंकर अनिष्ट की आशंका से वह जूझ रहे थे, वह अब उभर आई। उसने अपने सीने में उठती दहशत को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया है। वो यहीं कहीं है। मैं जानता हूँ वो यहीं है। औरत ने बच्ची जैसी नकली आवाज में कहा। छोटा बच्चा डर कर जाग गया और सोचने लगा कि उसका देखा हुआ सपना सच है। हैरी को बगल में खड़ा रॉन हिलता हुआ दिखा। कुछ मत करो, हैरी बुदबुदाया। अभी नहीं। जिस औरत ने उसकी नकल उतारी थी, उसने अब जोर से अट्टहास किया। तुमने उसकी बात सुनी? तुमने उसकी बात सुनी? बाकी बच्चों को आदेश दे रहा है, जैसे वो हमसे लड़ने की सोच रहा हो। ओह बेलाट्रिक्स, तुम पॉटर को उतना नहीं जानती हो जितना मैं जानता हूँ, मेल्फॉय ने धीरे से कहा। हीरोगिरी उसकी कमजोरी है। शैतानी शहंशाह उसकी इस कमजोरी को जानते हैं। पॉटर, अब भविष्यवाणी मेरे हवाले कर दो। मैं जानता हूँ कि सीरियस यहाँ है, हैरी ने कहा। हालांकि दहशत के कारण उसका सीना सिकुड़ रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि वह सही तरीके से सांस नहीं ले सकता था। मैं जानता हूँ तुमने उसे पकड़ लिया है। कई और प्राणपक्षी हंसने लगे, लेकिन वो औरत सबसे जोर से हंसी। अब वक्त आ चुका है पॉटर कि तुम हकीकत और सपने के बीच के अंतर को समझ जाओ, मेल्फॉय ने कहा। अब भविष्यवाणी मुझे दे दो, वरना हमें छड़ियों का इस्तेमाल करना होगा। तो फिर कर दो, हैरी ने अपनी छड़ी सीने की ऊंचाई तक उठाते हुए कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, रॉन, हर्माइनी, नेविल, जीनी और लूना की छड़ियां भी तन गईं। हैरी के पेट की गांठ और कस गई। अगर सीरियस सचमुच यहाँ नहीं है तो अपने दोस्तों को बेवजह मौत के मुंह में ले आया है। लेकिन प्राणभक्षियों ने हमला नहीं किया, मेल्फॉय ने शांति से कहा। भविष्यवाणी मेरे हवाले कर दोगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब हंसने की बारी हैरी की थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा, उसने कहा। मैं अगर तुम्हें भविष्यवाणी दे दूंगा तो इसके बाद तुम हमें चुपचाप घर चले जाने दोगे, है ना? अभी उसके मुंह के ये शब्द निकले ही थे कि तभी महिला प्राणभक्षी चीखी, आगमन भविष्य। लेकिन इसके लिए हैरी तैयार था। महिला प्राणभक्षी के मंत्र के पूरा होने से पहले ही वह चिल्ला उठा, रक्षा कवच। हालांकि कांच की गेंद उसकी उंगलियों से थोड़ी सी फिसली, लेकिन वह उसे पकड़ने रखने में कामयाब हो गया। ओ, नन्ना मुन्ना पॉटर तो खेलना जानता है, महिला ने कहा और उसकी आंखें नकाब के छेदों में से गुस्से से घूरने लगी। बहुत बढ़िया। मैंने तुमसे कहा नहीं, लूसियस मेल्फॉय महिला प्राणभक्षी पर गरजा। कहीं वह टूट न जाए। हैरी का दिमाग सरपट भाग रहा था। प्राणभक्षियों को यह धूल भरी कांच की गेंद चाहिए थी। उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने सभी दोस्तों को इस झमेले में से जिंदा बचाकर ले जाना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके दोस्त उसकी मूर्खता की कोई भयंकर कीमत न चुकाएं। महिला प्राणपक्षी अपने साथियों से दूर जाकर आगे बढ़ी और उसने अपना नकाब उतार दिया। अज़्काबान ने बेllatrix लेस्ट्रेंज के चेहरे को खोखला कर दिया था। अब उसका मुंह पतला और कंकाल जैसा हो चुका था, लेकिन उस पर अब भी एक दीवानगी भरी चमक दिख रही थी। लगता है तुम्हें बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, बेllatrix ने कहा और उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। बहुत बढ़िया, सबसे छोटी वाली लड़की को लेते हैं, उसने अपने करीब खड़े प्राणभक्षी को आदेश दिया। हम अब उस छोटी लड़की को यातना देंगे और ये काम मैं करूंगी। हैरी को महसूस हुआ कि बाकी प्राणभक्षी जिनी की तरफ पहुंचने वाले हैं। वह थोड़ी एक तरफ को हो गया ताकि वह सीधा उनके सामने रहे। उसने भविष्यवाणी अपने सीने से चिपका रखी थी। वह बेllatrix से बोला, हम में से किसी पर भी हमला करने से पहले तुम्हें इसे तोड़ना होगा। मुझे लगता है अगर तुम खाली हाथ अपने बॉस के पास जाओगी तो वह ज्यादा खुश नहीं होगा, है ना? वह स्थिर खड़ी रही और बस हैरी को घूरती रही। उसकी जीभ का सिरा उसके पतले मुंह को गीला करने लगा था। हैरी ने कहा, वैसे तुम लोग किस तरह की भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हो?
उसके दिमाग में आया कि उसे बोलते रहना चाहिए ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए। नेविल की बाह उससे सटी हुई थी। उसे नेविल के कांपने का एहसास हो रहा था। इसके अलावा उसे अपने सिर के पिछले हिस्से पर किसी के तेज तेज सांस छोड़ने का एहसास भी हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके सभी साथी इस मुश्किल से बाहर निकलने के तरीके के बारे में पूरी तरह से सोच रहे होंगे, क्योंकि उसका दिमाग तो जैसे सुन्न हो चुका था। किस तरह की भविष्यवाणी? बेलाट्रिक्स ने दोहराया और उसके चेहरे से मुस्कान ओझल हो गई। तुम मजाक कर रहे हो हैरी पॉटर? हैरी ने कहा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्राणभक्षियों में कमजोर कड़ी खोजने की तलाश में उसने एक एक करके उन सभी को देखा ताकि वो बचकर भागने का रास्ता खोज सके। फिर उसने आगे कहा, वोल्डेमॉर्ट इस बारे में कैसे जानता है? कुछ प्राणभक्षी की सिसकारी निकल गई। बेलाट्रिक्स ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी ये जरूरत भी कैसे हुई कि तुम उनका नाम लो? हाँ, हैरी ने कहा और कांच की गेंद को मजबूती से पकड़े रखा। उसे आशंका था कि कोई ना कोई इसे एक बार फिर छीनने की कोशिश करेगा। हाँ, मुझे वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो, बेलाट्रिक्स चीखी। तुम अपने गंदे होठों से उनके नाम लेने की जरूरत कर रहे हो। तुम अपनी आधी मगलू जुबान से उनके नाम को कलंकित करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो भी आधा मगलू है? हैरी ने निडरता से कहा। हरमाइनी उसके कान में धीरे से कराई। वोल्डेमॉर्ट? हाँ, उसकी माँ जादूगरनी थी, लेकिन उसका पिता तो मगलू था। या वो तुम लोगों से यह कहता फिरता है कि वो शुद्ध खून का है? स्तब्ध! नहीं! बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेड की छड़ी की नोक से लाल रोशनी की एक लहर निकली, लेकिन मेल्फॉय ने उसे दूसरी तरफ कर दिया। मेल्फॉय के मंत्र के कारण बेलाट्रिक्स का मंत्र मुड़कर हैरी से 1 फुट दूर वाले शेल्फ पर पड़ा, जिससे कांच की कई गेंदें टूट गईं। फर्श पर टूटे पड़े कांच के टुकड़ों से भूत जैसे सफेद और धुएं जितनी पारदर्शी 2 सफेद आकृतियां उठी और बोलने लगी। वे एक साथ बोल रही थी, इसलिए उनके कुछ शब्द ही मेल्फॉय और बेलाट्रिक्स की चिल्लाहटों के ऊपर सुनाई दे रहे थे। एक बूढ़े दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की आकृति बोली, संक्रांति का एक नया। हमला मत करो, हमें भविष्यवाणी चाहिए। उसकी यह जरूरत। बेलाट्रिक्स अस्पष्टता से बुदबुदाई। वह वहां पर खड़ा खड़ा गंदा आधा मगलू। मेल्फॉय गरजा, भविष्यवाणी मिलने तक ठहरो। और उसके बाद कोई भी नहीं, एक युवती की आवाज आई। टूटे गेंदों से निकली 2 आकृतियां हवा में खुल गई। उनका कोई भी अंश नहीं बचा। कांच की गेंदों की जगह फर्श पर सिर्फ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। बहरहाल इससे हैरी के मन में एक विचार आया। समस्या यह थी कि इसे दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। उसने वक्त काटने के लिए कहा, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि इस भविष्यवाणी में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण तुम्हें इसकी जरूरत है। उसने अपना पैर धीरे से सरकाया और किसी दूसरे पैर की तलाश करने लगा। मेल्फॉय ने कहा, पॉटर, हमारे साथ खेल मत करो। हैरी बोला, मैं खेल नहीं कर रहा हूँ। उसका आधा दिमाग बातचीत पर था और आधा अपने भटक रहे पैर की तरफ। तभी उसे किसी के पैर का अंगूठा मिल गया और उसने उसे दबा दिया। पीछे से सांस खींचने की आवाज आई। इससे उसे पता चला कि वो हरमाइनी का अंगूठा था। क्या? हरमाइनी ने फुसफुसा कर पूछा। क्या डम्बलडोर ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारे निशान का कारण रहस्य विभाग में छिपा हुआ है? मेल्फॉय ने व्यंग से पूछा। क्या? हैरी ने पूछा और एक पल के लिए तो वो अपनी योजना के बारे में भूल गया। मेरा निशान का क्या? क्या? हरमाइनी ने थोड़ी ज्यादा व्यग्रता से फुसफुसा कर पूछा। क्या ऐसा हो सकता है? मेल्फॉय ने दुष्टता से हंसते हुए कहा। कुछ प्राणपक्षी दोबारा हंसने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर हैरी ने अपने होंठ कम से कम हिलाते हुए हरमाइनी को फुसफुसा कर कहा, शेल्फ तोड़ देना। डम्बलडोर ने तुम्हें कभी नहीं बताया? मेल्फॉय ने दोहराया। अच्छा पॉटर, से समझ में आता है कि तुम पहले ही यहाँ क्यों नहीं आए। शैतानी शहंशाह सोच रहे थे कि जब मैं कहूँ अभी, जब उन्होंने तुम्हें सपने में वो जगह दिखाई जहाँ वो चीज छिपी हुई थी, तो तुम फौरन क्यों नहीं आए? उन्हें लग रहा था कि स्वाभाविक जिज्ञासा के कारण तुम पूरी बात सुनना चाहोगे। ऐसा? हैरी ने कहा। उसे महसूस हुआ कि हरमाइनी उसका संदेश दूसरों को दे रही थी। वो प्राणभिक्षुक का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए बोलते रहना चाहता था। तो इसलिए वो चाहता था कि मैं यहाँ आऊं और उसे ले लूं। लेकिन क्यों? क्यों? मेल्फॉय अविश्वास रूप से खुश हो गया। क्योंकि रहस्य विभाग से वही लोग भविष्यवाणी ले सकते हैं जिनके बारे में यह होती है। शैतानी शहंशाह को यह बात तब पता चली जब उन्होंने इसे चुराने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। और वो मेरे बारे में भविष्यवाणी क्यों चुराना चाहता है? तुम दोनों के बारे में पॉटर, तुम दोनों के बारे में। क्या तुमने यह कभी नहीं सोचा कि शैतानी शहंशाह ने तुम्हें बचपन में ही मारने की कोशिश क्यों की थी? हैरी ने उन छेदों में घूरा जिनमें से मेल्फॉय की भूरी आंखें चमक रही थी। क्या इस भविष्यवाणी की वजह से हैरी के माता पिता की मौत हुई थी? क्या इसी की वजह से उसके माथे पर बिजली गिरने जैसा निशान बना था? क्या इन सब बातों का जवाब उसके हाथ में था? उसने धीरे से पूछा, किसी ने मेरे वोल्डेमॉर्ट के बारे में भविष्यवाणी की थी?
वह लूसियस मैल्फॉय को घूर कर देख रहा था। उसने अपने हाथ की कांच की गर्म गेंद पर उंगलियों की पकड़ और मजबूत कर ली। यह सुनहरी गेंद से ज्यादा बड़ी नहीं थी और इस पर धूल जमी हुई थी, और वह चाहता था कि मैं इसे यहाँ से उठा लूं ताकि वह इससे मुझसे छीन ले। वह यहाँ आकर खुद क्यों नहीं ये ले जा सकता था? खुद ले जा सकते थे, बेलाट्रिक्स जोर से ठहाका लगाकर चीखी। शैतानी शहंशाह जादू मंत्रालय में खुद चल कर आते, जबकि जादू मंत्रालय उनकी वापसी को नजरअंदाज कर रहा है। शैतानी शहंशाह ऑनर के सामने खुद को प्रकट करते, जबकि इस पल वे लोग मेरे प्यारे कजिन को खोजने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हैरी ने कहा। तो वह अपना गंदा काम तुम लोगों से करवा रहा है ना? जिस तरह उसने इसे चुराने के लिए पहले स्टगिस और फिर बोट का इस्तेमाल करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया पॉटर, बहुत बढ़िया, मेल्फॉय ने धीरे धीरे कहा। लेकिन शैतानी शहंशाह जानते हैं कि तुम मूर्ख नहीं हो। अभी, हैरी चिल्लाया। उसके पीछे 5 अलग अलग आवाजें गरजी। लघु तो 5 शाप 5 अलग अलग दिशाओं में उड़ने लगे और सामने वाली शेल्फों से टकराए, जिससे वह फट पड़ी। कांच की लगभग 100 गेंदें फूट गईं और सफेद आकृतियां हवा में प्रकट होकर तैरने लगीं। उनकी आवाजें गूंज रही थी। कांच टूटने और लकड़ी चटकने से फर्श पर बारिश सी हो रही थी। भागो, हैरी चिल्लाया जब शेल्फ खतरनाक तरीके से झूले तथा ऊपर से कांच की और गेंदें गिरने लगी। उसने हैरी का दुशाला खींचा और उसे आगे खींच ले गया। उसने अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लिया था, क्योंकि शेल्फ और कांच के टुकड़े उन पर गिर रहे थे। एक प्राणभक्षी धूल के बादल के बीच से उनकी तरफ आया, लेकिन हैरी ने उसके नकाब वाले चेहरे पर कसकर कोनी मार दी। दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। शेल्फों के भड़ाभड़ गिरने से जोरदार धमाके हो रहे थे और गेंदों में से भविष्यवाणियों की आवाजें गूंज रही थी। हैरी को सामने का रास्ता खाली दिखा। उसने देखा कि रॉन, जिनी और लूना भी अपने सिर पर हाथ रखकर उसके पास से निकल गए। कोई भारी चीज उसके चेहरे से टकराई, लेकिन वो अपना सिर झुकाकर आगे दौड़ने लगा। किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसे हरमाइनी की आवाज सुनाई दी, स्तब्ध हो। हाथ ने उसे तत्काल छोड़ दिया। वे लोग 97 नंबर की लाइन के सिरे पर थे। हैरी दाईं तरफ मुड़कर तेजी से दौड़ने लगा। उसे अपने ठीक पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और हरमाइनी नेविल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। ठीक सामने वो दरवाजा खुला था जिससे वे आए थे। हैरी को बेलजार की चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। वह दरवाजे से भागा। भविष्यवाणी उसके हाथ में अब भी सुरक्षित थी। उसने दूसरों के चौखट पार करने का इंतजार किया और फिर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। कोलोपोर्टस, हरमाइनी चिल्लाई और दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ सील हो गया। हैरी ने हांफते हुए पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? उसने सोचा था कि रॉन, जीनी और लूना उसके आगे होंगे। उसने सोचा था कि वे लोग इस कमरे में इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे लोग गलत रास्ते पे चले गए होंगे, हरमाइनी फुसफुसाई और उसके चेहरे पर दहशत के भाव थे। सुनो, नेविल फुसफुसाया। जिस दरवाजे को उन्होंने अभी अभी बंद किया था उसके पीछे से कदमों की आहटें और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हैरी ने सुनने के लिए अपना कान दरवाजे से लगाया। उसे लूसियस मैल्फॉय के गरजने की आवाज आई। नोट को छोड़ दो, मैंने कहा उसे छोड़ दो। उसकी चोटें शैतानी शहंशाह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उस भविष्यवाणी का निकल जाना महत्वपूर्ण है। जैक्सन, यहाँ वापस आओ, हमें योजना बनानी होगी। हम लोग समूह में बंटकर खोजते हैं, और यह मत भूलना, भविष्यवाणी मिलने तक पॉटर के साथ नरमी से पेश आना। अगर जरूरत पड़े तो बाकी लोगों को मार डालना। बेllatrix, रोडोफल्स, तुम लोग बाईं तरफ जाओ। क्रैब, रेबस्टैन, तुम लोग दाईं तरफ जाओ। जैक्सन, डोलोहोफ, सामने वाले दरवाजे से जाओ। मैकनेयर और एवरी यहाँ से जाओ। रुकवुड, उधर से जाओ। मिल्सवर, मेरे साथ आओ। हरमाइनी ने सिर से पैर तक कांपते हुए हैरी से पूछा। हम क्या करें? हैरी बोला। पहली बात तो यह कि हम यहाँ खड़े होकर उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे। हम इस दरवाजे से भाग चलते हैं। वे चुपचाप भागने लगे। वे चमकते बेल जार के पास से गुजरे, जहाँ छोटा अंडा बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। वे कमरे के उस सिरे की तरफ भागे जहाँ गोल कमरे में जाने का रास्ता था। वे लोग उस रास्ते के करीब ही पहुंचे थे, लेकिन तभी कोई बड़ी और भारी चीज उस दरवाजे से टकराई, जिसे हरमाइनी ने जादू से बंद किया था। दूर हट जाओ, एक रूखी आवाज आई। एलो मोरा। दरवाजा खुलते ही हरमाइनी और नेविल ने डेस्क के नीचे गोला लगा दिया। उन्हें 2 प्राण पक्षियों के दुशाले के निचले हिस्से करीब आते दिख रहे थे, जिनके पैर तेजी से चल रहे थे। रूखी आवाज ने कहा, हो सकता है वे भागकर हॉल में पहुंच गए हों। दूसरे ने कहा, डेस्कों के नीचे देखो। हैरी ने प्राण पक्षियों के घुटनों को मुड़ते देखा और डेस्क के नीचे से अपनी छड़ी निकालते हुए चिल्लाया, स्तब्ध हो। लाल रोशनी की एक लहर सबसे करीब वाले प्राण पक्षी से टकराई। वह पीठ के बल एक पुरानी घड़ी पर टिक गया, जिससे घड़ी भी गिर गई। बहरहाल दूसरा प्राण पक्षी हैरी के मंत्र से बचने के लिए उछलकर एक तरफ हो गया था और इस वक्त अपनी छड़ी हरमाइनी पर तान रहा था, जो बेहतर निशाना साधने के लिए डेस्क के नीचे से रेंग कर उठ रही थी। मृत्युदन। लेकिन हैरी ने उछलकर प्राण पक्षी के घुटने पकड़ लिए, जिससे वह धड़ाम से गिर गया और उसका निशाना चूक कर दूसरी तरफ चला गया। नेविल ने मदद करने के लिए एक डेस्क उलट दी और अपनी छड़ी उन दोनों की तरफ तान कर चिल्लाया, निरस्त्र भव।
हैरी और प्राणपक्षी की छड़ियां उनके हाथ से उड़ गईं। छड़ियां भविष्यवाणियों के हॉल के दरवाजे की तरफ जाने लगी। दोनों खड़े होकर छड़ियों के पीछे भागे। प्राणपक्षी आगे था, हैरी ठीक उसके पीछे था। सबसे पीछे नेविल था, जो अपने कारनामे पर दहशत में था। रास्ते से हटो हैरी, नेविल चिल्लाया और साफ दिख रहा था कि वह नुकसान की भरपाई करने के लिए कृत संकल्प था। हैरी ने एक तरफ को छलांग लगा दी जब नेविल ने निशाना साधा और चिल्लाया, स्तब्ध दो। लाल रोशनी की लहर प्राणपक्षी के कंधे के ऊपर से निकली और दीवार पर लगी एक कांच की अलमारी से टकराई, जिसमें कई आकार की घड़ियां भरी थी। अलमारी फर्श पर गिरकर टूट गई। हर तरफ कांच की बारिश होने लगी, लेकिन कुछ समय बाद अलमारी दोबारा सुधरकर दीवार पर पहुंच गई। अलमारी फिर से नीचे गिरकर टूट गई। प्राणपक्षी ने अपनी छड़ी पकड़ ली, जो चमकते बेल जार के पास फर्श पर पड़ी हुई थी। प्राणपक्षी के मुड़ते समय हैरी एक डेस्क के नीचे छिप गया। प्राणपक्षी का नकाब थोड़ा नीचे फिसल गया, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से नकाब उतारा और चिल्लाया, स्तब्ध स्तब्ध दो। हरमाइनी चिल्लाई, जो अभी अभी उनके पास आ चुकी थी। लाल रोशनी की लहर प्राणपक्षी के सीने से टकराई। वह स्तब्ध हो गया। उसका हाथ अब भी उठा हुआ था। उसकी छड़ी खट की आवाज के साथ फर्श पर गिरी और वह बेल जार की तरफ पीछे गिर गया। हैरी को लग रहा था कि कांच के तड़कने की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि वह आदमी ठोस कांच से टकराया था और जार से टकराने के बाद उसे फर्श पर गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसका सिर बेल जार की सतह के भीतर इस तरह चला गया जैसे यह साबुन का बुलबुला हो। अब वह टेबल पर सीधा पसरा हुआ था और उसका सिर हवा में भरे चमकते जार के भीतर पड़ा था। आगे मनो छड़ी, हरमाइनी चिल्लाई। हैरी की छड़ी एक अंधेरे कोने से उछलकर हरमाइनी के हाथ में आ गई और उसने उसे हैरी की तरफ उछाल दिया। धन्यवाद, वह बोला। ठीक है, अब हम यहाँ से बाहर निकलते। देखो, नेविल ने दहशत से कहा। वह बेल जार में प्राणपक्षी के सिर की तरफ घूर रहा था। उन तीनों ने अपनी छड़ियां एक बार फिर उठा ली, लेकिन उनमें से किसी ने भी वार नहीं किया। वे मुंह खोलकर दहशत में उस आदमी के सिर को देख रहे थे। सिर बहुत तेजी से सिकुड़ रहा था। यह गंजा होता जा रहा था। काले बाल वापस उसकी खोपड़ी में जा रहे थे। उसके गाल चिकने हो रहे थे और उसकी खोपड़ी गोल और कीचड़ जैसे चीज से ढक रही थी। उठने के लिए छटपटाते प्राणपक्षी की मांसपेशियों से भरी मोटी गर्दन के ऊपर अब बच्चे का सिर आ गया था, लेकिन उनके देखते ही देखते सिर फूल कर पहले जैसा होने लगा। काले मोटे बाल सिर और ठुड्डी से निकलने लगे। यह समय है, हरमाइनी ने हैरान आवाज में कहा। समय। प्राणपक्षी ने अपना बदसूरत सिर दोबारा उठाया, उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, उसका सिर दोबारा बचपन की तरफ सिकुड़ने लगा। पास वाले कमरे में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फिर एक धमाके और चीख की आवाज सुनाई दी। रॉन! हैरी जोर से चिल्लाया और उसने अपने सामने हो रहे विभत्स रूपांतरण से अपनी निगाहें हटा ली। जिनी, लूना, हैरी! हरमाइनी चीखी। प्राणपक्षी ने अपना सिर बेलजार में से बाहर खींच लिया था। उसका हुलिया बड़ा ही विचित्र था। उसका छोटे बच्चे का सिर तेजी से इधर उधर हो रहा था, जबकि मोटे हाथ खतरनाक तरीके से सभी दिशाओं में लहरा रहे थे। उसके हाथ हैरी से टकराते टकराते बचे, लेकिन उसने अपना सिर उठाकर अपने आप को बचा लिया। हैरी ने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन उसे हैरानी हुई कि हरमाइनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे पे वार मत करो। इस मुद्दे पर बहस करने का समय नहीं था। हैरी को भविष्यवाणियों के हॉल की तरफ से तेज कदमों की आवाजें आ रही थी। वह अब इस बात पर पछता रहा था कि उसने चिल्लाकर अपने छिपने की जगह बता दी थी। उसने कहा, चलो। वे लोग बदसूरत बच्चे के सिर वाले प्राणपक्षी को पीछे छोड़कर दरवाजे की तरफ भागे, जो अंधेरे कमरे में खुलता था। वे लोग आधी दूरी तक ही पहुंच पाए थे कि तभी हैरी ने देखा कि खुले दरवाजे से होकर दो प्राणपक्षी उनकी तरफ आ रहे थे। वह बाईं तरफ मुड़ गया और एक छोटे अंधेरे सामान से भरे ऑफिस में घुसकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। कोलो! हरमाइनी ने मंत्र बोलना शुरू ही किया था, लेकिन मंत्र पूरा होने से पहले ही दरवाजा खुल गया और दो प्राणपक्षी धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए। विजय के एहसास के साथ वे दोनों चिल्लाए, बाधितो! हैरी, हरमाइनी और नेविल पीछे की तरफ फेंका गए। नेविल डेस्क के पीछे गिरकर ओझल हो गया। हरमाइनी एक बुककेस से टकराई और उस पर भारी पुस्तकें गिर पड़ी। हैरी का सिर पत्थर की दीवार से टकराया। उसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे और एक पल के लिए वो पूरी तरह चकरा गया। हमने उसे पकड़ लिया, हैरी के सबसे करीब वाले प्राणपक्षी ने चिल्लाया। उस ऑफिस में है जो। चुप्पो! हरमाइनी चिल्लाई और उस आदमी की आवाज चली गई। उसने अपने नकाब के छेद में से बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसके साथ ही प्राणपक्षी ने उसे एक तरफ कर दिया। जब दूसरे प्राणपक्षी ने अपनी छड़ी उठाई तो हैरी चिल्लाया, पूर्ण शरीर बंधन! उसके हाथ पैर बंध गए और वह आगे की तरफ गिर गया। वो हैरी के कदमों के पास दरी पर मुंह के बल गिरा। उसका शरीर तख्ते की तरह सख्त हो गया था और अब वह हिल नहीं सकता था। शाबाश है! लेकिन जिस प्राणपक्षी को हैरी ने अभी अभी गूंगा किया था, उसने अचानक अपनी छड़ी लहराई। बैगनी लपट जैसी चीज हरमाइनी की छाती पर पड़ी। उसने हल्के से ओह कहा, जैसे इस बात पर हैरान हुई हो, और फर्श पर गिरकर बेजान हो गई। हरमाइनी!
हैरी उसके पास घुटनों के बल बैठा था। नेविल तेजी से डेस्क के नीचे से निकलकर उसकी तरफ रेंगा। उसकी छड़ी उसके सामने तनी हुई थी। नेविल के बाहर निकलते ही प्राणभक्षी ने उसके मुंह पर कसकर लात मारी। नेविल की छड़ी के दो टुकड़े करता हुआ पैर उसके चेहरे पर पड़ा। नेविल बिलबिला गया और मुंह तथा नाक पर हाथ रखकर पीछे हट गया। हैरी मुड़ गया। उसने अपनी छड़ी ऊंची करके देखा कि प्राणभक्षी ने अपना नकाब उतार दिया था और वो अपनी छड़ी सीधे हैरी की तरफ ताने हुआ था। इस लंबे पीले विकृत चेहरे को हैरी ने दैनिक जादूगर में छपी तस्वीर से पहचान लिया। एंटोनिन डोलोहोव, जिसने प्रूएट परिवार की हत्या की थी। डोलोहोव मुस्कुराया। उसने अपने खाली हाथ से उस भविष्यवाणी की तरफ इशारा किया जो हैरी के हाथ में थी। फिर उसने अपनी और हरमाइनी की तरफ इशारा किया। हालांकि वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। मुझे भविष्यवाणी दे दो, वरना मैं तुम्हारा हाल भी उसी जैसा करूंगा। हैरी बोला, मैं जानता हूं कि जैसे ही तुम्हें यह भविष्यवाणी मिलेगी तुम हम सबको जान से मार डालोगे। उसके दिमाग में भरी दहशत उसे सही तरीके से सोचने नहीं दे रही थी। उसका एक हाथ हरमाइनी के कंधे पर था, जो अब भी गर्म था। हालांकि वह उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। काश वह जिंदा हो, काश वह जिंदा हो। अगर वो मर गई तो यह मेरी गलती होगी। नेविल ने डेस्क के नीचे से गुस्से में कहा, हैरी, तुम चाहे जो करो, उसे वत देना। हैरी को उसकी टूटी हुई नाक और उसके मुंह तथा ठुड्डी पर बहता खून दिखने लगा। वह समझ गया कि नेविल के मुंह पर लात पड़ने के कारण वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। फिर दरवाजे पर धमाके की आवाज हुई और डोलोहोव ने पीछे मुड़कर देखा। बच्चे के सिर वाला प्राणभक्षी दरवाजे पर प्रकट हो गया था। उसका सिर लहरा रहा था और उसकी बड़ी बड़ी मुट्ठियां बेकाबू होकर चारों तरफ लहरा रही थी। हैरी ने इस मौके का फायदा उठाया। पूर्ण शरीर बंधन। डोलोहोव के रोकने से पहले ही यह मंत्र उस पर पड़ा और वह अपने साथी पर गिर गया। वे दोनों ही तख्तों की तरह सख्त थे और एक इंच भी नहीं हिल सकते थे। जब बच्चे के सिर वाला प्राणभक्षी दूसरी तरफ चला गया तो हैरी ने तत्काल हरमाइनी को हिलाते हुए कहा, हरमाइनी, हरमाइनी, उठो। उसने हरमाइनी को क्या किया? नेविल ने पूछा, जो डेस्क के नीचे से बाहर रेंगकर हरमाइनी की दूसरी तरफ घुटने के बल बैठ गया था। उसकी तेजी से फूलती नाक से खून बह रहा था। मुझे नहीं मालूम। नेविल ने हरमाइनी की नब्ज तलाशी। नाड़ी तो चल वही है हैरी, मुझे यकीन है कि चल वही है। हैरी को इतनी ज्यादा राहत मिली कि एक पल के लिए तो वह बहुत हल्का महसूस करने लगा। वह जिंदा है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। एक पल के लिए खामोशी छा गई, जिस दौरान हैरी ने कान लगाकर कदमों की आहट सुनी। लेकिन उसे अगले कमरे में बच्चे के सिर वाले प्राणभक्षी के बिसूरने और टकराने की आवाजें ही सुनाई दी। नेविल, हम लोग बाहर निकलने वाले दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं है। हैरी फुसफुसाया। हम लोग उस गोल कमरे के ठीक पास है। अगर हम किसी प्राणभक्षी के आने से पहले वहां पहुंच जाए और सही दरवाजा खोल ले तो तुम हरमाइनी को गलियारे तक और फिर लिफ्ट में ले जा सकते हो। फिर तुम किसी को खोज लेना, शोर मचा देना। और तुम क्या कर रहे वावे वो? नेविल ने पूछा और आस्तीन से अपनी खून से सनी नाक पोंछते हुए हैरी को त्योरियां चढ़ाकर देखा। हैरी ने जवाब दिया, मैं बाकी लोगों को खोजूंगा। नेविल ने दृढ़ता से कहा, तो फिर वह भी तुम्हारे साथ चलकर उन्हें खोजूंगा। लेकिन हरमाइनी, उसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं। वह खड़ा हुआ और उसने हैरी को घूरते हुए हरमाइनी का एक हाथ पकड़ लिया। हैरी ने झिझकने के बाद हरमाइनी का दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसका निढाल शरीर नेविल के कंधों पर लटकाने में मदद की। ठहरो, हैरी ने कहा और फर्श से हरमाइनी की छड़ी उठाते हुए नेविल के हाथ में पकड़ा दी। अच्छा रहेगा कि तुम इसे भी ले जाओ। जब वे धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े तो नेविल ने अपनी छड़ी के टूटे हुए टुकड़ों पर लात मारी। मेरी दादी मुझे मार डालेगी, नेविल ने कहा और यह बोलते समय उसकी नाक से खून बह रहा था। यह मेरे डैडी की पुरानी छड़ी थी। हैरी ने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाला और सावधानी से चारों तरफ देखा। बच्चे के सिर वाला प्राणभक्षी चीख रहा था और चीजों से टकरा रहा था। बड़ी बड़ी घड़ियां गिरा रहा था, डेस्कें पलटा रहा था, शोर मचा रहा था और हड़बड़ा रहा था। जबकि कांच की अलमारी, जिसे देखकर हैरी को लगा कि उसमें समय परिवर्तक रहे होंगे, गिरने, टूटने और पीछे की दीवार पर फिर से जूझने लगी। हैरी फुसफुसाकर बोला, वह हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा, चलो मेरे ठीक पीछे चलना। वे लोग ऑफिस से निकले और अंधेरे कमरे वाले दरवाजे की तरफ चलने लगे, जो अब पूरी तरह से खाली दिख रहा था। वे कुछ कदम आगे बढ़े। हरमाइनी के वजन के कारण नेविल थोड़ा झुका हुआ था। समय कक्ष का दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और दीवार एक बार फिर घूमने लगी। हैरी के सिर के पीछे अभी अभी जो चोट लगी थी, उसके कारण उसका संतुलन गड़बड़ा गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और थोड़ा सा लहराने लगा, जब तक कि दीवारें दोबारा बंद नहीं हो गईं। डूबते दिल के साथ हैरी ने देखा कि हरमाइनी के आंख के क्रॉस दरवाजों से मिट गए थे। तो तुम्हें क्या लगता है लेकिन इससे पहले कि वे फैसला कर पाते कि किस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, उनकी दाहिनी तरफ का दरवाजा खुला और उसमें से 3 लोग बाहर निकले। रॉन, हैरी उनकी तरफ भागते हुए बोला, जिनी, तुम लोग ठीक? हैरी,
रॉन ने हल्के से हंसकर आगे बढ़ते हुए हैरी के दुशाले के सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया। फिर वह सूनी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये लो, हा हा हा, हैरी तुम अजीब दिख रहे हो, तुम तो सन गए हो। रॉन का चेहरा बहुत सफेद था और उसके मुंह के कोने से कोई काली चीज बह रही थी। अगले ही पल उसके घुटने जवाब दे गए, लेकिन वह अब भी हैरी का दुशाला पकड़े था, इसलिए हैरी भी झुक गया। जिनी, हैरी ने डरकर पूछा, क्या हुआ? लेकिन जिनी ने अपना सिर हिलाया और दीवार के बल फिसल कर फर्श पर बैठ गई। वह हाफती हुई अपना टकना पकड़े हुई थी। जिनी की तरफ झुकते ही लूना ने फुसफुसा कर कहा, मुझे लगता है कि उसका टखना टूट गया है। मैंने किसी चीज के चटकने की आवाज सुनी थी। उनमें से सिर्फ लूना ही घायल नहीं हुई थी। उन चारों ने हमें ग्रहों से भरे अंधेरे कमरे तक भगाया। वह बहुत अजीब जगह है। कुछ देर तक तो हम जैसे अंधेरे में तैर रहे थे। हैरी, हमने यूरेनस को बहुत करीब से देखा, रॉन ने कहा, जो अब भी लचर तरीके से हंस रहा था। समझे हैरी, हमने यूरेनस को देखा, हा हा हा। खून का एक बुलबुला रॉन के मुंह के कोने से निकला और फूट गया। खैर, एक प्राण पक्षी ने जिनी का पैर पकड़ लिया। मैंने लघुकारक शाप का इस्तेमाल किया और प्लूटो में विस्फोट करके उसके चेहरे पर दे मारा, लेकिन लूना ने जिनी की तरफ असह्य तरीके से इशारा किया, जो बहुत मरियल तरीके से हंस रही थी और जिसकी आंखें अब भी बंद थीं। और रॉन के साथ क्या हुआ है? हैरी ने डरते हुए पूछा। जब रॉन हंसने लगा, वह अब भी हैरी के दुशालों के सामने वाले हिस्से से लटका हुआ था। मुझे नहीं पता कि उसे कौन सा मंत्र पढ़ा है, लूना ने दुख से कहा, लेकिन वह थोड़ा अजीब हो गया है। मैं बड़ी मुश्किल से उसे साथ ला पाई हूँ। हैरी, रॉन ने हैरी के कान को अपने मुंह के पास लाते हुए कहा, हैरी, तुम जानते हो ये लड़की कौन है? यह लूनी है, लूनी लवगुड, हा हा हा। हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हैरी ने दृढ़ता से कहा। लूना, क्या तुम जिनी की मदद कर सकती हो? हाँ, लूना ने कहा और अपनी छड़ी सुरक्षित करने के लिए उसे अपने कान के पीछे रख लिया। फिर उसने जिनी की कमर में हाथ डालकर उसे ऊपर खींचा। सिर्फ मेरे टखने में ही चोट लगी है, मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ, जिनी ने अधीरता से कहा। लेकिन अगले ही पल वो एक तरफ को गिरने लगी और उसे सहारे के लिए लूना को पकड़ना पड़ा। हैरी ने रॉन की बाह अपने कंधे पर उसी तरह डाली जिस तरह कई महीने पहले उसने डडली की बाह डाली थी। उसने चारों तरफ देखा। पहली बार में सही दरवाजे से बाहर निकलने की संभावना 12 में से 1 थी। वह रॉन को एक दरवाजे की तरफ ले गया। वे उससे कुछ फुट दूर थे कि तभी एक और दरवाजा खुल गया। 3 प्राणभक्षी तेजी से आए, जिनमें सबसे आगे बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज थी। वे रहे, वह चिल्लाई। स्तब्धीकरण मंत्र कमरे में उड़ने लगे। हैरी सामने वाले दरवाजे को तोड़ते हुए निकला। रॉन को पलटा और हर्माइनी को अंदर रखने में नेविल की मदद करने के लिए गोता लगा दिया। वे लोग अभी चौखट पर ही थे और उनके पास बस इतना समय था कि बेलाट्रिक्स के अंदर आने से पहले दरवाजा लगा लें। कोलोपोटस, हैरी चिल्लाया और उसे दूसरी तरफ 3 शरीरों के दरवाजे से टकराने की आवाज आई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आदमी की आवाज आई। अंदर जाने के दूसरे तरीके भी है। वे हमें मिल गए हैं, वे यहाँ हैं। हैरी पलटा। वे लोग मस्तिष्क कक्ष में थे और निश्चित रूप से दीवारों के चारों तरफ दरवाजे थे। उसे पीछे हॉल में कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि दूसरे प्राणभक्षी भी आ रहे थे। लूना, नेविल, मेरी मदद करो। वे तीनों कमरे में भागकर पास वाले दरवाजे बंद करने लगे। अगले दरवाजे तक पहुंचने की जल्दी में हैरी एक टेबल से टकरा कर गिर गया। कोलोपोटस, दरवाजे के पीछे से भागते हुए कदमों की आवाज आ रही थी। बीच बीच में कोई भारी शरीर दरवाजे से टकराता रहा, जिससे यह चरमराने और हिलने लगता था। लूना और नेविल अब दूसरी तरफ के दरवाजे पर जादू कर रहे थे। जैसे ही हैरी कमरे के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचा, उसे लूना के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कोलो आ! हैरी ने मुड़कर देखा। लूना हवा में उड़ रही थी। लूना समय रहते जिस दरवाजे तक नहीं पहुंच पाई थी, उसमें से 5 प्राणभक्षी कमरे में आ रहे थे। लूना एक डेस्क से टकराई, इसकी सतह पर फिसली और फिर दूसरी तरफ फर्श पर गिर गई, जहां वह हरमाइनी की तरह बेजान हो गई। पॉटर को पकड़ लो, बेलाट्रिक्स उसकी तरफ दौड़ते हुए चिल्लाई। हैरी उसे चकमा देकर कमरे में भागा। वह तब तक सुरक्षित था जब तक कि उन्हें यह अंदेशा था कि उसके चक्कर में भविष्यवाणी को नुकसान हो सकता है। सुनो, रॉन ने कहा, जो अब खड़ा हो गया था और मतवालों की तरह हंसता हुआ हैरी की तरफ आ रहा था। सुनो हैरी, यहाँ पर मस्तिष्क है। हाँ हाँ, कितनी अजीब बात है ना हैरी? रॉन, हट जाओ, छड़ी नीचे कर लो। लेकिन रॉन तब तक अपनी छड़ी एक टैंक की तरफ तान चुका था। सच्ची हैरी, ये तो मस्तिष्क ही है, देखो, आगमनो मस्तिष्क। दृश्य एक पल के लिए ठहर गया। हैरी, जिनी, नेविल और सभी प्राणभक्षी न चाहते हुए भी मुड़कर देखने लगे। सबने देखा कि टैंक के ऊपरी हिस्से से एक मस्तिष्क हरित द्रव से किसी उछलती मछली की तरह निकला। एक पल के लिए बीच हवा में ठहरने के बाद यह रॉन की तरफ उड़ने लगा। यह घूम रहा था और इससे घूमती तस्वीरों के फीते किसी फिल्म के रोल की तरह खुल रहे थे।
हा हा हा, हैरी इसकी तरफ देखो, रॉन ने कहा, जो इसके फीतों को अंदर से निकलते देख रहा था। हैरी आओ और इसे छू कर देखो, यह बहुत अजीब है। रॉन नहीं। हैरी नहीं जानता था कि अगर रॉन ने मस्तिष्क के पीछे उड़ते विचारों के फीतों को छुआ तो क्या होगा, लेकिन उसे यकीन था जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। वह आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक रॉन मस्तिष्क को अपनी खुली हथेली में पकड़ चुका था। जिस पल फीते ने उसकी चमड़ी को छुआ, वे रॉन के हाथों पर रस्सियों की तरह लिपटने लगे। हैरी देखो तो सही, क्या हो। नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, नहीं, रुको रुको। लेकिन पतले फीते अब रॉन के सीने पर लिपट रहे थे। उसने खींचकर उन्हें दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन मस्तिष्क किसी ऑक्टोपस की तरह उसे चिपक गया। लघु तो, हैरी चिल्लाया और उसने रॉन पर लपट रहे फीतों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं टूटे। रॉन गिर गया और फीतों से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगा। हैरी, ये उसका दम घोट देंगे, जिनी चीखी, जो अपने टूटे हुए टकने के कारण फर्श पर स्थिर थी। तभी एक प्राणपक्षी की छड़ी से निकली लाल रोशनी की लहर जिनी के चेहरे पर पड़ी। वो एक तरफ को लहराई और बेहोश हो गई। स्तब्ध हो, नेविल चिल्लाया और हमायनी की छड़ी प्राणपक्षी की तरफ लहराई। स्तब्ध हो, स्तब्ध हो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक प्राणपक्षी ने अपना स्तब्धीकरण मंत्र नेविल पर मारा, लेकिन वह कुछ इंच दूर से निकल गया। अब सिर्फ हैरी और नेविल ही बचे थे, जो 5 प्राणपक्षियों से लड़ रहे थे। 2 प्राणपक्षियों ने सफेद रोशनी की तीर जैसी धाराएं छोड़ी, जो उनके पास से निकलकर पीछे की दीवार से टकराई। दीवार पर गहरे गड्ढे हो गए। हैरी दीवार की तरफ भागा, लेकिन बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज उसकी तरफ आ गई। वह भविष्यवाणी को भी अपने सिर के ऊपर पकड़े हुए था। वह भागकर वापस कमरे में गया। वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा था जैसे प्राण पक्षी उसके दोस्तों से दूर हो जाएं। इससे काम बन गया। वे लोग कुर्सियों और टेबलों को लात मारते हुए उसके पीछे भागे, लेकिन वे उस पर मंत्र मारने की हिम्मत इसलिए नहीं कर सकते थे ताकि कहीं भविष्यवाणी को नुकसान न हो जाए। वह उस इकलौते दरवाजे से भागा जिससे प्राणपक्षी अंदर आए थे। मन ही मन वह प्रार्थना कर रहा था कि नेविल रॉन के साथ रहेगा और उसे किसी तरह मुक्त कर लेगा। वह नए कमरे में कुछ फुट दूर भागा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि फर्श गायब हो गया था। वो पत्थर की सीढ़ियों पर फिसलने लगा। वह हर सीढ़ी पर उछलता रहा और आखिर एक धमाके के साथ गिर गया, जिससे उसकी हवा निकल गई। वह उस गहरे गड्ढे में पीठ के बल पड़ा था, जहां मंच पर पत्थर का तोरण द्वार था। पूरे कमरे में प्राण पक्षियों की हंसी गूंज रही थी। उसने ऊपर देखा। मस्तिष्क कक्ष में जो प्राण पक्षी थे वे सीढ़ियां उतरकर उसकी तरफ आ रहे थे। बाकी प्राण पक्षी दूसरे दरवाजे से आ गए थे और एक एक सीढ़ी उतरकर उसके करीब आ रहे थे। हैरी उठकर खड़ा हो गया, हालांकि उसके पैर इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि खड़े होना मुश्किल था। हैरानी की बात यह थी कि भविष्यवाणी अब भी सही सलामत थी और उसके बाएं हाथ में थी। छड़ी उसके दाएं हाथ में थी। उसने पीछे हटकर चारों तरफ देखा और सभी प्राण पक्षियों को अपनी नजरों के दायरे में रखने की कोशिश की। उसके पैरों का पिछला हिस्सा किसी ठोस चीज से टकराया। वह उस मंच तक पहुंच गया था जहां तोरण द्वार था। वो उस पर पीछे की तरफ चढ़ गया। सभी प्राण पक्षी रुककर उसे देखने लगे। कुछ तो उसी की तरह जमकर हाँफ रहे थे। उनमें से एक के शरीर में जमकर खून निकल रहा था। डोलोहो पूर्ण शरीर बंधन शाप से मुक्त हो चुका था। वह अब मुस्कुरा रहा था और उसने अपनी छड़ी हैरी के चेहरे की तरफ तान रखी थी। लूसियस मैल्फॉय ने अपना नकाब उतारते हुए कहा, पॉटर, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब अच्छे बच्चे की तरह भविष्यवाणी मुझे दे दो। मेरे दोस्तों को चले जाने दो, मैं तुम्हें भविष्यवाणी दे दूंगा। कुछ प्राण पक्षी हंसने लगे। तुम शर्त रखने की स्थिति में नहीं हो पॉटर, लूसियस मैल्फॉय ने कहा, और उसका पीला चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। देखो, हम 10 हैं और तुम अकेले हो, या फिर डम्बलडोर ने तुम्हें गिनती भी नहीं सिखाई है। वह अकेला नहीं है, ऊपर से एक आवाज आई। वह अब भी उसके साथ हूँ। हैरी का दिल डूब गया। नेविल पत्थर की सीढ़ियों पर लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हरमाइनी की छड़ी अब भी उसके कांपते हाथ में थी। नेविल, नहीं, रॉन के पास जाओ। स्तब्ध, नेविल दोबारा चिल्लाया और बारी बारी से अपनी छड़ी हर प्राण पक्षी की तरफ तानी, लेकिन मंत्र का उच्चारण गलत होने के कारण कोई असर नहीं हुआ। स्तब्ध, स्तब्ध। एक बड़े प्राण पक्षी ने नेविल को पीछे से पकड़ लिया और उसके हाथ बांध दिए। वो छटपटाने और लात मारने लगा। कई प्राण पक्षी हंसने लगे। यह लॉन्ग बॉटम है ना? लूसियस मैल्फॉय ने व्यंग से कहा। देखो, तुम्हारी दादी को हमारे कारण परिवार के सदस्यों को खोने की आदत पड़ चुकी है। तुम्हारी मौत से उन्हें ज्यादा सदमा नहीं लगेगा। लॉन्ग बॉटम, बेलाट्रिक्स ने दोहराया और उसके दुबले पतले चेहरे पर बहुत बुरी मुस्कान आ गई। लड़के, मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलने का सौभाग्य हासिल हो चुका है। मैं जानता हूँ, नेविल गर्जा। वह अपने को पकड़ने वाले प्राणभक्षी की पकड़ से छूटने के लिए इतनी जमकर संघर्ष कर रहा था कि वो प्राणभक्षी चिल्लाया, कोई उसे स्तब्ध कर दो। नहीं नहीं नहीं, बेलाट्रिक्स बोली। अब उसने हैरी और फिर नेविल की तरफ देखा तो वह रोमांच और सातवें आसमान में दिख रही थी। वह आगे बोली,
नहीं, हम देखते हैं कि लॉन्ग बॉटम कितनी देर तक बचता है। हो सकता है कि उसका हाल भी उसके माता पिता की तरह हो जाए, जब तक कि पॉटर हमें भविष्यवाणी नहीं देना चाहे। उसे वध देना, नेविल गरजा, जो अब आवेश में लाते मार रहा था और छटपटा रहा था। जब बेलाट्रिक्स अपनी छड़ी उठाकर उसके और उसे पकड़ने वाले के करीब आई तो वो दोबारा बोला, उसे भविष्यवाणी वध देना, हरी। बेलाट्रिक्स ने अपनी छड़ी उठाई। पीड़ित हो, नेविल चीखा। उसके पैर उसके सीने तक उठ गए, जिससे उसे पकड़े रखने वाले प्राण पक्षी पर एक पल के लिए उसके पूरे शरीर का भार आ गया। प्राण पक्षी ने उसे छोड़ दिया, जिससे नेविल फर्श पर गिर गया और दर्द में छटपटाता तथा चीखता रहा। यह तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी, बेलाट्रिक्स ने अपनी छड़ी हटाते हुए कहा, जिससे नेविल की चीखें रुक गई और वह उसके पैरों के पास सुबकता हुआ पड़ा रहा। फिर बेलाट्रिक्स ने मुड़कर हैरी की तरफ देखा। अब पॉटर, या तो तुम हमें भविष्यवाणी दे दो, वरना तुम अपने दोस्तों को मरते हुए देखोगे। हैरी को सोचने की जरूरत नहीं थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। भविष्यवाणी उसके हाथ की गर्मी से गर्म थी और उसने उसे आगे बढ़ा दिया। मेल्फॉय उसे लेने के लिए आगे की तरफ उछला। तभी उनके ऊपर दो और दरवाजे खुल गए तथा 5 लोग तेजी से कमरे में आ गए। सीरियस, ल्यूपिन, मूडी, टोंक्स और किंग्सले। मेल्फॉय ने घूमकर अपनी छड़ी ऊपर उठाई, लेकिन तब तक टॉक्स उस पर स्तब्धीकरण मंत्र मार चुकी थी। हैरी ने यह देखने का इंतजार नहीं किया कि वो मंत्र मेल्फॉय को लगा था या नहीं। वह तो मन से गोता लगाकर रास्ते से हट गया। मायापंछी के समूह के सदस्यों के आने से प्राण बख्शी बुरी तरह बौखला गए थे। समूह के सदस्य उन पर मंत्रों की बौछार कर रहे थे और सीढ़ियों पर कूदते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। धराशायी शरीरों और रोशनी के धमाकों के बीच हैरी को नेविल का रेंगता हुआ शरीर दिख गया। वो लाल रोशनी की एक लहर से बचा और नेविल तक पहुंचने के लिए जमीन पर फिसलने लगा। तुम ठीक हो? उसने चीख कर पूछा, जब एक और मंत्र उनके सिर के कुछ इंच ऊपर से निकल गया। हाँ, नेविल ने खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा। और रॉन? मुझे लगता है वह भी ठीक है। जब मैंने उसे छोड़ा था, तब भी वह मस्तिष्क से लड़ रहा था। एक मंत्र उनके बीच के फर्श पर पड़ा, जिससे विस्फोट हो गया। जहां कुछ सेकंड पहले नेविल का हाथ था, वहां एक गहरा गड्ढा हो गया था। वे दोनों उस जगह से दूर जाने लगे। तभी एक मोटा हाथ जाने कहां से आया और इसने हैरी का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा दिया। अब उसके अंगूठे फर्श को बमुश्किल छू रहे थे। भविष्यवाणी मुझे दे दो, उसके कान में एक आवाज आई। मुझे भविष्यवाणी दे दो। वह प्राणपक्षी हैरी की सांस की नली पर इतना ज्यादा दबाव डाल रहा था कि वह सांस तक नहीं ले सकता था। पानी भरी आंखों से उसने देखा कि 10 फुट दूर सीरियस एक प्राणपक्षी से लड़ रहा था। किंग्सले एक साथ 2 प्राणपक्षी से लड़ रहा था। टोंक्स अब भी सीढ़ियों के बीच में थी और बेलाट्रिक्स पर मंत्रों की बौछार कर रही थी। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि हैरी का दम निकलने वाला था। उसने अपनी छड़ी पीछे करके उस आदमी की तरफ की, लेकिन वह मंत्र नहीं बोल सकता था और आदमी का खाली हाथ हैरी के उस हाथ की तरफ बढ़ रहा था जिसमें भविष्यवाणी थी। आह! नेविल जाने कहां से आ गया था और चूंकि वो मंत्र ठीक से नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने हरमाइनी की छड़ी प्राणभक्षी के नकाब के आंख वाले छेद में घुसा दी। वह आदमी ने दर्द से बिलबिलाते हुए हैरी को तत्काल छोड़ दिया। हैरी पलटा और चिल्लाया, स्तब्ध हो! प्राणभक्षी पीछे की तरफ हट गया और उसका नकाब फिसल गया। यह मैकनेयर था, जो बकबीक को मारने आया था। उसकी एक आंख अब सूज चुकी थी और उसमें खून तैर रहा था। धन्यवाद, हैरी ने नेविल से कहा और उसे एक तरफ कर दिया। जब सीरियस और एक प्राणभक्षी पास से गुजरे, वे दोनों इतनी जमकर लड़ रहे थे कि उनकी छड़ियों की बस झलक दिख रही थी। फिर हैरी का पैर किसी गोल तथा सख्त चीज से टकराया और वह फिसल गया। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद भविष्यवाणी गिर गई होगी, लेकिन फिर उसने देखा कि मूडी की जादुई आंख फर्श पर घूम रही थी। आंख का मालिक थोड़ी दूर पर फर्श पर पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसका हमलावर अब हैरी तथा नेविल की तरफ बढ़ रहा था। यह डोलोहोफ था, जिसका लंबा पीला चेहरा खुशी से विकृत हो गया था। तीव्र नर्तन, उसने चिल्लाते हुए नेविल की तरफ छड़ी कर दी, जिसके पैर अचानक तेजी से नाचने लगे और वह असंतुलित होकर फर्श पर गिर गया। अब पॉटर, उसने अपनी छड़ी उसी तरह लहराई जिस तरह उसने हरमाइनी पर लहराई थी, लेकिन तभी हैरी चिल्ला उठा, रक्षा कवच! हैरी को भौंतरे चाकू जैसी चीज अपने चेहरे के पास से निकलती हुई महसूस हुई, जिसकी शक्ति से वो एक तरफ लहराया और नेविल के हिलते पैरों पर गिर गया। लेकिन कवच सम्मोहन ने मंत्र के सबसे बुरे प्रभाव को रोक दिया था। डोलोहोफ ने अपनी छड़ी दोबारा उठाई। आगमनो भविष्य! तभी अचानक सीरियस आ गया और अपने कंधे से डोलोहोफ को टक्कर मारते हुए उस रास्ते से हटा दिया। भविष्यवाणी एक बार फिर हैरी की उंगलियों तक पहुंच गई थी, लेकिन वह उसे पकड़े रखने में कामयाब हो गया। अब सीरियस और डोलोहोफ लड़ने लगे थे। उनकी छड़ियां तलवारों की तरह लहरा रही थी और उनकी नोकों से चिंगारियां उड़ रही थी। डोलोहोफ ने अपनी छड़ी पीछे की ताकि वह उसी लहराने वाले मंत्र का इस्तेमाल कर सके जो उसने हैरी और हरमाइनी पर किया था। उछलकर खड़े होते हुए हैरी चिल्लाया, पूर्ण शरीर बंधन! एक बार फिर डोलोहोफ के हाथ पैर कसकर बंध गए और पीछे को गिर गया।
बहुत बढ़िया, सीरियस चिल्लाया और उसने हैरी का सिर नीचे झुकाया क्योंकि दो स्तब्धीकरण मंत्र उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर। वे दोनों एक बार फिर नीचे झुक गए। हरी रोशनी की एक लहर सीरियस के बिल्कुल पास से निकली थी। हैरी ने देखा कि टोंक्स पत्थर की सीढ़ियों से गिर गई थी और उसका निढाल शरीर नीचे झुक रहा था, जबकि बेलाट्रिक्स विजयी अंदाज में लड़ाई के मैदान में आ रही थी। हैरी, भविष्यवाणी लो, नेविल को पकड़ो और भाग जाओ, सीरियस चिल्लाया और बेलाट्रिक्स से लड़ने के लिए भागा। हैरी ने यह नहीं देखा कि इसके बाद क्या हुआ। उसकी आंखों के सामने किंग्सले आ गया। वह रुकूड से लड़ रहा था, जिसके चेहरे पर अब नकाब नहीं था और उसके चेचक के निशान साफ दिख रहे थे। जब वो नेविल की तरफ बढ़ने लगा तो हरी रोशनी की एक और तेज लहर हैरी के सिर के ऊपर से उठकर निकली। क्या तुम खड़े हो सकते हो? उसने नेविल के कान में चिल्लाकर पूछा, जब नेविल के पैर बेकाबू होकर थिरकते रहे। अपना हाथ मेरी गर्दन में डाल लो। नेविल ने ऐसा ही किया। हैरी ने उसे उठाया। नेविल के पैर अब भी हर दिशा में लहरा रहे थे और उसका वजन नहीं संभाल पा रहे थे। तभी अचानक एक प्राणपक्षी ने उन पर छलांग लगा दी। दोनों पीछे की तरफ गिर पड़े। नेविल के पैर हवा में किसी पागल पक्षी की तरह फड़फड़ा रहे थे। हैरी की बाईं बांह हवा में उठी हुई थी ताकि वो कांच की छोटी गेंद को टूटने से बचा सके। भविष्यवाणी मुझे दे दो, पॉटर। लूसियस मैल्फॉय की आवाज उसके कान में गुर्राई और हैरी को अपनी पसलियों के बीच मैल्फॉय की छड़ी की नोक का दबाव महसूस हुआ। नहीं, दूर हटो। नेविल, इसे पकड़ लो। हैरी ने भविष्यवाणी फर्श पर लुढ़का दी। नेविल लेटे लेटे ही घूमा और गेंद को अपनी सीने से रोक लिया। मैल्फॉय ने अपनी छड़ी नेविल की तरफ घुमाई, लेकिन हैरी अपनी छड़ी अपने कंधे के ऊपर से निकालकर चिल्लाया, बाधितो। मेल्फॉय उसकी पीठ से दूर हट गया। दोबारा खड़े होकर हैरी ने घूम कर देखा। मेल्फॉय उस मंच से टकरा गया था जिस पर सीरियस और बेलाट्रिक्स अब भी लड़ रहे थे। मेल्फॉय ने अपनी छड़ी का निशाना हैरी और नेविल की तरफ साधा, लेकिन इससे पहले कि वो मंत्र बोल पाता, ल्यूपिन बीच में आ गए। हैरी, बाकी सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। हैरी ने नेविल के दुशाले का कंधा पकड़ा और उसे उठाकर पत्थर की सीढ़ियों तक ले गया। नेविल के पैर थिरक रहे थे और उसका वजन नहीं संभाल पा रहे थे। हैरी ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उसे एक सीढ़ी पार करवाई। तभी एक मंत्र हैरी के पैरों के पास वाली पत्थर की सीढ़ी से टकराया। यह टूट गई और वह नीचे वाली सीढ़ी पर गिर गया। नेविल जमीन पर गिर गया। उसके पैर अब भी थिरक रहे थे। उसने भविष्यवाणी अपनी जेब में रख ली। चलो, हैरी ने नेविल के दुशाले को पकड़ते हुए हताशा से कहा, अपने पैरों से धक्का देने की कोशिश करो। उसने कसकर धक्का दिया। नेविल का दुशाला बाईं तरफ से फट गया। कांच की छोटी गेंद उसकी जेब से गिर गई और इससे पहले कि उनमें से कोई भी उसे पकड़ पाता, नेविल का बेकाबू पैर इस पर कसकर पड़ा। गेंद उनकी दाहिनी तरफ 10 फुट दूर उड़ी और नीचे की सीढ़ी पर टकराकर चूर चूर हो गई। जब दोनों ही उस जगह की तरफ स्तब्ध होकर देखते रहे तो बड़ी बड़ी आंखों वाली एक सफेद आकृति हवा में उठी, जो उनके अलावा किसी को नहीं दिखी। हैरी को इसका मुंह हिलता हुआ दिखा, लेकिन चारों तरफ के धमाकों, चीखों और चिल्लाहटों के बीच वो भविष्यवाणी का एक भी शब्द नहीं सुन पाया। आकृति ने बोलना बंद कर दिया और वह हवा में घुल गई। हैरी, मुझे अफसोस है, नेविल चिल्लाया और उसका चेहरा दर्द से भर गया, लेकिन उसके पैर थिरकते रहे। मुझे अफसोस है, हैरी, वैसा नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, हैरी चिल्लाया, बस खड़े होने की कोशिश करो, हम यहाँ से बाहर। डबलडोर, नेविल बोला। उसका पसीने भरा चेहरा अचानक खुशी से भर गया था और वह हैरी के कंधे के ऊपर से देख रहा था। क्या? डबलडोर। हैरी ने उधर देखा जिधर नेविल घूर रहा था। उसके ठीक ऊपर मस्तिष्क कक्ष वाले दरवाजे की चौखट पर एल्बस डंबलडोर खड़े थे। उनकी छड़ी उठी हुई थी और उनका चेहरा गुस्से से सफेद था। हैरी को शरीर के कण कण में बिजली सी दौड़ती महसूस हुई। वे बच गए थे। डंबलडोर नेविल और हैरी के पास से सीढ़ियों पर उतरे, जिसके मन में अब वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। डंबलडोर सीढ़ियों के नीचे पहुंच गए। तब कहीं जाकर सबसे करीबी प्राणभक्षियों को उनके आने का एहसास हुआ और उसने चिल्लाकर अपने साथियों को ये बात बता दी। एक प्राणभक्षी भागा और बंदर की तरह उछलता हुआ दूसरी तरफ की पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। डंबलडोर के मंत्र ने उसे उतनी ही आसानी से वापस खींच लिया जैसे किसी अदृश्य तार से खींच रहे हो। सिर्फ एक ही जोड़ी अब भी लड़ रही थी, जिसे डंबलडोर के आने का एहसास नहीं था। हैरी ने देखा कि सीरियस बेलाट्रिक्स की लाल रोशनी की लहर से बच गया था और उसकी हंसी उड़ा रहा था। चलो, क्या तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा मंत्र नहीं आता है? वह चिल्लाया और उसकी आवाज गुफा जैसे कमरे में गूंजने लगी। रोशनी की दूसरी लहर उसके सीने से टकराई। हंसी उसके चेहरे पर खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। हैरी ने नेविल को छोड़ दिया, हालांकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। वह सीढ़ियों पर नीचे कूदा और उसने अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। डंबलडोर भी मंच की तरफ जाने लगे। सीरियस को गिरने में जैसे काफी वक्त लग गया।
उसका शरीर मुड़ा और धीरे धीरे तोरण द्वार पर लटके फटे हुए पर्दे में पीछे की तरफ गिर गया। हैरी ने अपने गॉडफादर के आकर्षक चेहरे पर डर और हैरानी का मिला जुला भाव देखा जब वह पुराने दरवाजे से होकर पर्दे के पीछे गायब हुआ, जो एक पल के लिए इस तरह फड़फड़ाया जैसे हवा चली हो, लेकिन फिर वापस अपनी जगह पर आ गया। हैरी को बेलाट्रिस लेस्ट्रेंज की विजयी चीख सुनाई दी, लेकिन वो जानता था कि इसका कोई मतलब नहीं था। सीरियस तोरण द्वार के भीतर ही तो बस गया था, वो किसी भी पल दूसरी तरफ से प्रकट हो जाएगा। लेकिन सीरियस दोबारा प्रकट नहीं हुआ। सीरियस! हैरी चिल्लाया। सीरियस! वो फर्श पर पहुंच गया था। उसकी सांस उखड़ रही थी। सीरियस उस पर्दे के पीछे होगा, वो उसे खींचकर बाहर निकाल लेगा। लेकिन जब वह जमीन पर पहुंचा और मंच की तरफ भागने लगा तो ल्यूपिन ने हैरी को सीने से पकड़कर पीछे खींच लिया। हैरी, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। उसे बचा लो, वो सिर्फ अंदर ही तो गया है। अब बहुत देर हो चुकी है हैरी, हम अब भी उसके पास जा सकते हैं। हैरी जमकर छटपटाया, लेकिन ल्यूपिन ने उसे नहीं छोड़ा। हैरी, तुम अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, वह चला गया है।